तो दोस्तों नमस्कार। आज से इस चैनल पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप 66वीं बीपीएससी में शामिल होना चाहते हैं, 66वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन करके इस वीडियो का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये विगत 28 वर्षों से बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। साथ ही इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो इनसे रिलेटेड है, जो आने वाले समय में आपके 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। तो ये सभी प्रश्न जो हैं 5 ऑप्शन के साथ है। इसमें कुल मिला के 50 प्रश्न है। ये पार्ट 1 है। वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है। इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप बाद में से प्रैक्टिस भी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा टाइमर स्टार्ट होगा। ये पहला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना गया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे इसमें टाइमर इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। इसका आंसर होगा 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1936 में उड़ीसा एक नया प्रांत बनाया गया और ये बिहार से अलग होकर नया प्रांत बनाया गया था। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब अगला जो प्रश्न आएगा वहाँ पे आपका टाइमर चलता रहेगा। सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न है, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 1928 में हुई थी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। जबकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये था प्रधानमंत्री, और इन्होंने ही, विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। जबकि पाल्मस्टन जो था वो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका था। चौथा का सही आंसर होगा मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेहरू राष्ट्रभक्त था जबकि जिन्ना, यानी कि अली जिन्ना, राजनीतिक था। यह कथन था मौलाना आजाद का। नेक्स्ट प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। इस प्रश्न का आंसर होगा सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको ये वीडियो देख के कैसा लग रहा है कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हेल्प मिल रही है, देखने में मजा आ रहा है, तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया, मोतीलाल नेहरू, आयंगर, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो हमारा जो छठा का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, वे थे सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से इनमें से कौन संबंधित थे। 7वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर।
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये BR अम्बेडकर। ये बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, 7वां का ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा अगला प्रश्न। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न। तो नवा प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा महेंद्र लाल सिंह। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित किया था राजा महेंद्र लाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और फिर ये रहा अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो हमारा 10वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहां पर ऑप्शन में 1929 नहीं है, बल्कि ये लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव को पारित किया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इस अधिवेशन से रिलेटेड यह भी है कि इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि लाहौर अधिवेशन इनमें से किसी भी डेट में नहीं हुआ था, बल्कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। सवाई सिंह वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर में। सवाई सिंह वेधशाला जयपुर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए सभी प्रश्नों में आप ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में जो 5वां ऑप्शन है वो आपको फंसा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि मुगल शासक बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल तथा जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जो मैंने अभी आपको बताया, बाबर और जहांगीर ये दोनों का मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाबर का मकबरा काबुल तथा जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। तो ये सारे तथ्यों का आप ध्यान में रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बाबर का मकबरा काबुल तथा जहांगीर का लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? 13वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आंसर होगा बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने ही ध्वस्त किया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। और फिर अगला प्रश्न है, तो 14वां नंबर प्रश्न है, चालुक्य वंश का शासक कौन था? यहाँ गलती से 2 बार कौन कौन लिखा गया है। तो चालुक्य वंश का जो शासक था इनमें से कौन था? 14वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय।
और इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल था 609 ईस्वी से लेकर 942 ईस्वी तक, चालुक्य वंश का। और इसका सबसे प्रतापी जो शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। और फिर नेक्स्ट प्रश्न, तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? 16 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पे आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को यात्री था और ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इन्हें दिल्ली का काजी बनाया था। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता मोरक्को निवासी था और 1333 ईस्वी में ये भारत की यात्रा पर आया था। चलिए अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे? रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे? आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया था। उनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता था और इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों के प्रति आंदोलन चलाया और ये दोनों के बीच यानी कि वेदों और जो भक्ति आंदोलन था इन दोनों के बीच में सेतु निर्माण का कार्य किया था। तो इनका जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद था। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। तो आप सभी को याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्टाद्वैतवाद। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? आंसर होगा तुर्क। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? आंसर होगा अशोक। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का प्रतापी शासक था। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। और फिर ये अगला प्रश्न, तो 20वां प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 78 एडी में 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। और इनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। दोस्तों ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 एडी में हुआ था यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष उसने एक संवत भी चलाया था जिसका नाम था शक संवत, जो कि अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग लाया जाता है प्रयोग में। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो भारत सरकार जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार शक संवत को ही प्रयोग में लाती है और ये अपने राज्याभिषेक के अवसर पे शक संवत को जारी किया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। और कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में ही फली फूली थी। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? 21वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुझे यहाँ पे असत्य ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा कथन जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है।
तो पहला ऑप्शन है नगरों में गलियां चौड़ी और सीधी थी, ये बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे, तो यही हमारा आंसर होगा, ये बिल्कुल असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं बल्कि अपरिचित थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर है डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेटम रेखा क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समुद्र तल की ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। डेटम रेखा के जरिए समुद्र तल की गहराई और ऊंचाई मापी जाती है। दोस्तों डेटम रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की ऊंचाई की माप की जाती है और इसके अंतर्गत इसमें थियोडोलाइट की सहायता ली जाती है। तो डेटम रेखा की सहायता से ऊंचाई और गहराई दोनों मापा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? बोकारो इस्पात कारखाना जो है उसके निर्माण में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। आर्यभट्ट कुसुमपुर पटना के निवासी थे और पटना का ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था? मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया, इसका आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि बिहार का शोक इसे क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्वाधिक बार अपना पथ परिवर्तन करती है, यानी कि अपना रास्ता बदलती है। तो इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और अगर अभिशाप की नदी की बात करें तो आंसर होगा कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी बिहार का अभिशाप का नदी कहा जाता है, जबकि शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ग्रेवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेवाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 30वां का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1954 में। कोसी परियोजना का कार्य 1954 में शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 1954 में ही पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और
चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के साथ मिलकर 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है। 31 नंबर इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न है सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है। सलार जंग म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से क्या भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। 33वें नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्य। ये जो 4 ऑप्शन है त्रिशूल, निशांत, लक्ष्य, न्याग, इनमें से कौन भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। आंसर होगा लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं किया गया है। 35 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेकाबर। मेकाबर पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं किया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और मेकाबर जो पात्र है इसका रचना किया गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रचना डेविड कॉपरफील्ड में इस पात्र को प्रस्तुत किया है चार्ल्स डिकेंस ने। चलिए आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि मेकाबर जो पात्र है वो शेक्सपियर द्वारा रचित नहीं है बल्कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा रचित है। और ये 12th क्लास का जब आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो 12th क्लास के इंग्लिश में डेविड कॉपरफील्ड नाम का एक स्टोरी है, आपने पढ़ा होगा। अगर 12th साइंस से आपने किया है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। उसी में एक पात्र था मेकाबर और इसके रचनाकार हैं चार्ल्स डिकेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो 36 नंबर प्रश्न है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से ली गई है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा गया है और वेदों की संख्या है 4 जबकि वेदांत की संख्या है 6। वेद को ही अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांत की रचना किया गया था और 4 जो वेद हैं वे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है बगलिहार हाइडील परियोजना किस नदी पर स्थित है। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी पर। बगलिहार हाइडील परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर होगा E.F. सुभाकर। E.F. सुभाकर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं E.F. सुभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है,
कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक हैं कमलेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, वंदे मातरम योजना किसके लिए शुरू किया गया था? 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा गर्भवती महिलाओं के लिए। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सेट तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर करें, हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाएं। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? 42 नंबर का सही आंसर होगा विद्युत धारा को बढ़ाकर। एक विद्युत चुंबक की शक्ति एक विद्युत धारा को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, एक सेल का IMF इनमें से क्या है? 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अदिश राशि। एक सेल का IMF एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में जोड़े। वजह क्या है? क्यों ऐसी सलाह दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में ना जोड़े? इसका आंसर होगा क्योंकि विद्युत धारा में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न है यहाँ पे 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव निर्मित तत्व है? आंसर होगा प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम एक ऐसा तत्व है इनमें से जो कि मानव निर्मित तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा कहाँ संचित होती है? इनमें से ऊर्जा कहाँ संचित होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ATP में। मानव शरीर में ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो ये ATP में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? आंसर होगा यूरिया। यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा यूरिया। चलिए अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा के लिए किया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए किया जाता है? मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा के लिए किया जाता है? आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लवणीय मृदा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्न में नमी की मात्रा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है किसी खाद्यान्न की क्षति के लिए वो है अन्न में नमी की मात्रा। इसलिए जब भी अन्न को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वो अच्छी तरह से सुखा के रखा जाता है, उसकी नमी को दूर किया जाता है, फिर उसे अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न,
तो प्रश्न है, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? आंसर होगा टीकाकृत होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है कि टीकाकृत होना। अगर किसी को टाइफाइड होता है तो इसका सबसे सरल उपाय है कि टाइफाइड का से टीका लगाया जाए। तो यहाँ पे कुल मिला के 50 प्रश्न थे। अपने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही सही हल किया, कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है और भी अधिक वीडियो बनाने का इच्छा करता है। तो आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सेट निरंतर आता रहेगा 2 या 3 दिन के अंतराल पे, तो इस सेट के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।